हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था हम्पी के बारे में। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आज हम इसी क्रम में आगे चलते हुए विजयनगर साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने शासन किया, इसमें से संगम वंश का तो आप ज्ञान प्राप्त कर ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे इससे अगले सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और अराविदु वंश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुलूभ वंश से। तो सुलूभ वंश की कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 1485 ईस्वी के अंदर नरसिंह सलूभ ने संगम वंश के जो अंतिम शासक थे विरूपाक्ष, उनकी हत्या कर सत्ता संभाली थी। 1485 ईस्वी में इस प्रकार सलूभ वंश के शासन का आरंभ हुआ और इन्होंने 1485 से 1490 ईस्वी तक शासन किया। और इनके मुख्य कार्यों में जो उस समय अराजकता का माहौल था, विद्रोह साम्राज्य में जगह जगह पर उत्पन्न हो रहे थे, उन सबका कड़ाई से सामना किया और उनका दमन भी किया। और जो विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था उसे रोक लिया, उसमें एकता स्थापित की। लेकिन दुर्भाग्य से ये ज़्यादा समय शासक नहीं रह पाए और इन्होंने अपने पुत्र तीमा को अगला उत्तराधिकारी अपना बनाया और संरक्षक नियुक्त किया नरसा नायक को, जो कि सेनापति थे। उस समय तीमा अवयस्क थे, इसलिए संरक्षक की आवश्यकता थी। अब असली सत्ता जो थी वो नरसा नायक के हाथ में थी। 1503 ईस्वी तक नरसा नायक के हाथों में थी सत्ता। और दोबारा से इस समय के अंदर विजयनगर जो साम्राज्य है वो अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको प्राप्त करने में सफल रहा। दक्षिण के भी बहुत से क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया और जो क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए थे उन्हें भी इन्होंने अपने अधिकार में लिया। और इनकी इस तरह से बढ़ती हुई जो शक्ति थी, इसको देखकर बहुत से जो सरदार थे वो इनसे ईर्ष्या करने लगे। तो उन्होंने तीमा की हत्या कर दी और दोष नरसा नायक पर मढ़ दिया कि भाई इन्होंने हत्या की है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी नरसा नायक घबराए नहीं और उन्होंने नरसिंह के दूसरे पुत्र इमादी नरसिंह को सिंहासन पर बिठाया। और 1503 ईस्वी के बाद 1503 में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। तो उनका जो पुत्र था नरसिंह, वो जो दूसरे पुत्र थे नरसिंह के राजा इमादी नरसिंह, उनको नया संरक्षक बनाया गया। तो ये वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी तक संरक्षक के रूप में शासन किया और इसके बाद इमादी नरसिंह का वध कर दिया और सत्ता पे अधिकार कर लिया। तो 1505 ईस्वी से शुरू होता है हमारा तुलुभ वंश। तो नरसा नायक कहे तो ये तुलुभ वंश से संबंधित थे, इसलिए इसे तुलुभ वंश का नाम दिया गया। और इस राजवंश ने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया और इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो पहले हम बात करते हैं वीर नरसिंह की। तो वीर नरसिंह ने जब तुलुभ वंश की स्थापना की, तुलुभ वंश का शासन कायम किया, तो सबसे पहले जो राज्य में विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों का दमन किया। विदेशी आक्रमणकारी थे उनको पीछे किया, अपने राज्य से निकाला। और इन सब को करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनाया। हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी भी देश की, किसी भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं किसान। तो इन्होंने किसानों के हितों की रक्षा की और बहुत से अनावश्यक कर थे जो उनको हटा दिया। दुर्भाग्य से 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनका पुत्र कृष्णदेव राय शासक बना। अब कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो ये एक शक्तिशाली और सबसे महान शासक रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के।
और अगर हम शासनकाल को देखें तो शासनकाल इनका 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा है। अब जब इन्होंने सत्ता संभाली 1509 ईस्वी में, उस समय राज्य की परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी। प्रांतों के जो गवर्नर थे वो अक्सर ही अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। बहुत से ऐसे नायक, अमर नायक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कृष्णदेव राय ने इन सभी का बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया और उन सब पर अधिकार किया और बड़े अच्छे ढंग से इन सभी समस्याओं का समाधान किया। बहुत से इन्होंने युद्ध भी लड़े, जिसमें मुख्य बहमनी से लड़ाई, बीजापुर, उड़ीसा और गोलकंडा आदि से। सबसे खास बात ये रही कृष्णदेव राय की, ये एक महान योद्धा थे और इन्होंने अपने जीवन में किसी भी युद्ध में असफलता प्राप्त नहीं की। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात थी और युद्ध के मैदान में भी ये स्वयं लड़ने जाया करते थे। इससे सैनिकों में उत्साह बढ़ता था। युद्ध के साथ साथ हालांकि हम कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय लगभग अपना जीवन, जितना इनका शासनकाल रहा, ये बहुत से युद्धों में ही व्यस्त रहे। इसके बावजूद इन्होंने विजयनगर का प्रशासन बहुत अच्छी तरह से संभाला। इसी के चलते इन्हें महान प्रशासक की उपाधि भी दी जाती है। कारण ये था, कृष्णदेव राय अपनी प्रजा की समृद्धि में ही अपनी समृद्धि मानते थे और इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य किया करते थे। समय समय पर प्रजा के कष्ट जानने के लिए वो अपने साम्राज्य का भ्रमण किया करते थे और इससे उनको आम लोगों की समस्याओं का पता लगता था और वे इन सब का निराकरण किया करते थे। और जैसे कि पहले आपको बताया कि भाई कृषि, तो कृषि पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। बहुत से बांधों का निर्माण करवाया। बांधों का निर्माण, बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है, आप जानते ही हैं, और इस पानी से नहरों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था की जाती है। क्योंकि अब हम भी एक कृषि प्रधान प्रदेश के निवासी हैं, तो हम जानते हैं पानी की महत्ता। तो सिंचाई फसलों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिंचाई व्यवस्था का इन्होंने बड़ा विस्तार किया। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी किस तरह से किया। इसके अतिरिक्त इनके साम्राज्य में अपराध तो न के बराबर थे। कारण था, अपराधियों को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे, उसके चलते अपराध होते ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त बड़ी बात, क्योंकि विजयनगर में बहुत से धर्मों के लोग रहा करते थे। हालांकि कृष्णदेव राय हिंदू मत को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की नीति अपनाई, मतलब सभी को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। यहाँ तक कि इन्होंने खुद को यवन राज्य की स्थापना करने वाला ऐसी उपाधि भी धारण की थी। दान भी ये बहुत करते थे, महान दानी थे। और अगर इनके दान की बात करें तो दक्षिण भारत में शायद ही ऐसा कोई धार्मिक स्थल रहा होगा जहाँ इन्होंने दान ना दिया हो। बहुत से इन्होंने मंदिर, महल, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, इनका निर्माण करवाया। इन कारणों से विजयनगर की जो प्रजा थी, आम लोग थे, वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बहुत खुशहाल थे। और इसका वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने अपने विवरणों में भी किया है, जिसमें जो विजयनगर कृष्णदेव राय के समय आए थे, इनमें दुआरते बारबोसा, डोमिंगो पेंस, ये महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी ने कृष्णदेव राय की खुले हाथों से प्रशंसा की है और उस साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य जो है प्रगति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था। प्रशासक के साथ साथ कृष्णदेव राय कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे ये। और इन्होंने खुद भी एक ग्रंथ लिखा था
किताब लिखी थी तेलुगु भाषा में, जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद। और संस्कृत जैसी भाषाओं के ये विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। और इनके दरबार में बहुत से लेखक विद्वान रहा करते थे। उन विद्वानों को संरक्षण मिला हुआ था। अभी हमने बात की थी डोमिंगो पेंस की, तो डोमिंगो पेंस भी पुर्तगाली थे ये, और कई वर्षों तक कृष्णदेव राय के दरबार में रहे थे। इसके अतिरिक्त कला की बात करें तो बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया है इन्होंने, बहुत से नगर बसाए, और इनके राज्य में बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहा करते थे। और अगर हम नगर की बात करें तो अपनी माँ के नाम पर इन्होंने एक नगलपुरम नाम का एक सुंदर राज्य बसाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हजारा राम और विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाए। इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि कला के बेहतरीन नमूने हैं, आज भी ये हैं। इसके अलावा बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय को एक और चीज़ का श्रेय दिया जाता है, वो है दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनमें भव्य गोपुरम बनवाए। गोपुरम एक तरह के तोरण द्वार जिसको हम कह सकते हैं, उस तरीके से संरचनाएं होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनका निर्माण करवाया। इसके अलावा इनके शासनकाल में शासन कला, व्यापार वगैरह इससे संबंधित ग्रंथ भी बहुत लिखे गए। अब इन सब बातों से तो यही सिद्ध होता है कि भाई कृष्णदेव राय न सिर्फ महान योद्धा थे, महान प्रशासक थे, बल्कि कुल मिलाकर एक महान प्रशासक थे, राजनीतिज्ञ भी थे। यानी कि उस समय के जितने समकालीन भारतीय शासक थे उन सब में सबसे आगे थे। और इसके बारे में लेखक हैं एम रामाराव। वो लिखते हैं, इन्होंने कृष्णदेव राय की जीवनी लिखी है, और इन्होंने लिखा है कि भाई कृष्णदेव राय बहुत ही दुर्लभ गुणों वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 1529 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए वो इनकी तरह योग्य नहीं थे, तो इनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले इनके पुत्र अच्युत राय, फिर सदाशिव राय ये सिंहासन पर बैठे। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही शासक अयोग्य निकले। और इसमें सदाशिव राय की बात करें, जिनका शासनकाल था 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक का, तो वो तो अपने प्रधानमंत्री राम राय थे, उनके हाथों की बस कठपुतली थे, जो उन्होंने कह दिया वो कर लिया। और इन्होंने राम राय मतलब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने और विस्तार करने की सोची और मुसलमानों पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। आक्रमण तो किए ही किए, उन पर अत्याचार भी करने शुरू कर दिए, जिसके कारण अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, यहाँ पे मुस्लिम शासक थे, सुल्तान थे, इन चारों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ये बात है 1565 ईस्वी की, और वो स्थान था तालीकोटा। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की सेना और ये संयुक्त सेना, इनमें लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। बस इसी हार ने इस वंश का तो क्या कहीं, विजयनगर साम्राज्य के पतन का ही डंका बजा दिया। कुछ साल 1570 ईस्वी तक इस वंश का शासन फिर समाप्त हो गया, और समाप्त किया तिरुमल ने। ये जो तिरुमल थे ये राम राय के भाई थे, और यहीं से शुरू हुआ अराविदु वंश का शासन। 1570 ईस्वी की बात है। 1570 में अराविदु वंश की स्थापना हुई और तिरुमल द्वारा की गई। इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया, राजधानी ही बदल दी। राजधानी हम्पी से बदलकर पेनुकोंडा बना ली, और काफ़ी वर्षों तक, या कहीं लगभग 100 वर्षों तक
इस वंश के शासकों ने शासन किया। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो इन शासकों में वेंकटराय द्वितीय वो बड़े प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 1586 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पेनुकोंडा की जगह चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और ख़ास बात क्या थी, जो मुस्लिम सुल्तान थे इनके आसपास, इन्होंने जो प्रदेश विजयनगर साम्राज्य से छीन लिए थे उन पर दोबारा से अधिकार किया। बस इनकी मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन कहीं तो आरंभ हो गया। बहुत से नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1674 ईस्वी तक आते आते विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और अगर हम बात करें इसके अंतिम शासक की तो वो थे श्रीरंगा तृतीय। श्रीरंगा तृतीय की मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इन 4 राजवंशों ने शासन किया। तो उम्मीद है आपने ये जानकारी प्राप्त की, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों की। तो कोई एक कारण नहीं था, बहुत से कारण थे, इसकी अगले भाग में चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे।